बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई एडिफिकेशन बायोलॉजी लेक्चर नंबर 2 के साथ मैं हूं मोहम्मद वहीद। आज हम जिन कंटेंट को डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर डिस्कस करेंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे क्लोरोप्लास्ट। तो लेक्चर शुरू करने से पहले हम कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन नंबर 1 है लैक्स राइबोसोम्स। ऑप्शन नंबर बी है have tubular structure. ऑप्शन नंबर सी है help in lipid metabolism. ऑप्शन नंबर डी है all of these. MCQ नंबर 2 है prokaryotic cell ribosome resembles more. ऑप्शन 1 है animal cell ribosome. ऑप्शन बी है fungal cell ribosome. ऑप्शन सी है plant cell ribosome. ऑप्शन डी है mitochondrial ribosome. MCQ नंबर 3 है विच पार्ट ऑफ गोल्गी कम्प्लेक्स एक्सेप्ट ट्रांसपोर्ट वेजिकल। ऑप्शन 1 है कन्वेक्स साइट। ऑप्शन बी है कनकेव साइट। ऑप्शन सी है मैच्योरिंग फेस। ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट MCQs है F1 पार्टिकल्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स इन। ऑप्शन 1 है ATP फॉर्मेशन। ऑप्शन बी है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरूवेट। ऑप्शन सी है मेंटेन द शेप ऑफ इनर मेम्ब्रेन। ऑप्शन डी है NADH फॉर्मेशन। लास्ट MCQs है द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ क्लोरोफिल इज स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बी ऑप्शन है जी मेन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सी ऑप्शन है सरफेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। डी ऑप्शन है मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकाइड। तो जब आप लेक्चर अटेंड करेंगे तो आपको इन MCQs के आंसर भी मिल जाएंगे। अगर आपको इन MCQs के आंसर मिल जाते हैं तो काइंडली कमेंट करके आप इसका आंसर मेरे तक पहुंचा सकते हैं। अगर उसके अंदर कोई इनकरेक्ट ऑप्शन होगी तो मैं उसकी करेक्शन कर दूंगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हम जिन कॉन्टेंट को डिस्कस करेंगे वो कॉन्टेंट हमारे पास हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले हमारी जो डिस्कशन होगी हम डिस्कस करेंगे डेफिनीशन। डेफिनीशन के बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी डिस्कवरी को। डिस्कवरी के बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्ट्रक्चर्स के बाद हम इसके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम इसकी डेफिनेशन करते हैं तो हम डिफाइन करते हैं कि बेसिकली क्या है अ नेटवर्क ऑफ चैनल। अ नेटवर्क ऑफ चैनल, ये चैनल्स का एक ऐसा नेटवर्क है डेट एक्सटेंड्स फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ही जुड़ा होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और ये नेटवर्क वहाँ से शुरू होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक आ रहा होता है। अगर हम इसकी डिस्कवरी को डिस्कस करें तो इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था थॉमसन एंड पोर्टर इन 1945 के अंदर जो इसकी डिस्कवरी है वो हुई थी। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले हम इसकी दो जो टाइप्स हैं उन टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। इसकी पहली जो टाइप है उसको हम कहते हैं कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसकी जो दूसरी टाइप है उस टाइप को हम कहते हैं कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब ये स्मूथ और रफ हम किस बेसिस पे कह रहे हैं? जो हमारे पास स्मूथ है इनके साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, जो रफ होते हैं इनकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। अब हमारे पास इसकी शेप भी डिफरेंट होगी। पहली जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है वो क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर डोंट हैव राइबोसोम्स, सरफेस राइबोसोम। और इसकी अगर हम दूसरी डिफरेंस को डिस्कस करें तो हमारे पास जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये नॉर्मली ट्यूब्यूलर होते हैं। अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करें तो उसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये रखते हैं सरफेस राइबोसोम्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और सेकेंडली
इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वो जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें जो ज़्यादा डोमिनेंस होती है वो सिस्टर्नल मेम्ब्रेन की होती है, यानी कि सिस्टर्ना इसके अंदर पाए जाते हैं। अब इसकी शेप किस तरह से, अगर हम इसकी डायग्राम बनाते हैं तो नॉर्मली हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड जो न्यूक्लियस होता है, जिसको हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियर इन्वेल्प है। न्यूक्लियर इन्वेल्प के अंदर आपको पता है पोर्स होते हैं, जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स का नाम देते हैं। अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की सरफेस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शुरू हो रहे होते हैं। इसका जो इनिशियल पोर्शन होता है वो सिस्टर्नल सैक लाइक होता है इस तरह के, और इसका जो बाद में पोर्शन हो जाता है वो थोड़ा सा मॉडिफाइड हो जाता है, अपनी शेप को थोड़ा सा चेंज कर लेता है। तो इस तरह से वो चैनल लाइक जो अपीयरेंस है वो देना शुरू कर देता है। अब ये जो चैनल लाइक अपीयरेंस है, ये अपीयरेंस है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इनकी सरफेस के ऊपर आके राइबोसोम अटैच हो जाते हैं, इसकी सरफेस पे आके राइबोसोम अटैच नहीं होते। इट मीन इसका जो इनिशियल पोर्शन है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है, इसका जो लास्ट पोर्शन है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूबुलर होता है, इसके साथ राइबोसोम अटैच नहीं होते। अगर हम इसके फंक्शंस को डिस्कस करें तो दोनों फंक्शन परफॉर्म करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कॉमन फंक्शन ये कौन कौन से कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर हम दोनों को डिस्कस करें, दोनों बेसिकली क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट टू सेल, और दोनों अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं किसके अंदर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल के अंदर। मीन एक तो ये सेल को सपोर्ट करते हैं, दूसरी ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। अगर हम इस इंडिविजुअल फंक्शन को डिस्कस करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो दो फंक्शन तो ये परफॉर्म कर रहा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलके। थर्ड जो ये फंक्शन परफॉर्म करता है वो प्रोटीन सिंथेसिस का है। प्रोटीन सिंथेसिस का ये फंक्शन क्यों है? क्योंकि इसके साथ इसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स अटैच हैं। इसी तरह अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो जो थर्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो लिपिड मेटाबॉलिज्म का है, कि लिपिड की जो ब्रेकडाउन है और उसकी फॉर्मेशन है उसके अंदर अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। अगर इसका फोर्थ फंक्शन अगर इसका फोर्थ फंक्शन डिस्कस करें तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प कर रहे होते हैं, कि सेल के अंदर जो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है उसको ये डील करते हैं। अगर हम इसके फिफ्थ फंक्शन को अगर हम इसके फिफ्थ फंक्शन को डिस्कस करें तो ये मैसेज ट्रांसमिशन, यानी कि जो नर्व इम्पल्स है, जो मैसेज ट्रांसमिशन है उसके अंदर भी रोल प्ले कर रहे होते हैं। नॉर्मली जो हमारे मसल्स होते हैं वहाँ पे जो मैसेज की ट्रांसमिशन का काम है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहे होते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑर्गन को डिस्कस करते हैं, वो हमारे पास गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे, इसकी डेफिनेशन करेंगे, डिस्कवरी को डिस्कस करेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा होता है, उसके बाद हम इसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे। अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो हम कहते हैं कि बेसिकली क्या है, अ कॉम्प्लेक्स ऑफ फ्लैटेंड सैक्स। उन सैक्स को हम क्या कहते हैं, फ्लैटेंड सैक्स, जिनको हम सिस्टर्ना का नाम देते हैं। मीन ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फ्लैटेंड सैक्स होती हैं, वो हर एक सैक को हम सिस्टर्ना का नाम दे रहे होते हैं। अगर इसकी डिस्कवरी को डिस्कस करें तो कैमिलो गोल्गी वाज द साइंटिस्ट, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था इन 1898। अगर इसका स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो इसका स्ट्रक्चर, इसमें क्या होती है, एक सेंट्रल सिस्टर्नल प्लेट होती है। ये जो सेंट्रल सिस्टर्नल प्लेट होती है इसकी दोनों साइड्स पे सिस्टर्ना आके लग जाते हैं। एक साइड पे सिस्टर्ना की फॉर्मेशन हो रही होती है, दूसरी साइड पे जो सिस्टर्ना है उनकी ब्रेकडाउन हो रही होती है। और नॉर्मली जो इसकी कन्वेक्स फेज होती है वहाँ से इसकी फॉर्मेशन होती है, कन्वेक्स साइड से इसकी कनकेव साइड से इसकी ब्रेकडाउन हो रही होती है।
और इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, कुछ वेजिकल जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं, इन वेजिकल को हम ट्रांसपोर्ट वेजिकल का नाम दे रहे होते हैं। और जो ट्रांसपोर्ट वेजिकल हैं इनके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, इन केमिकल की प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग के बाद अल्टीमेटली ये केमिकल जो है इसकी जो कनकेव साइड है वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। जब यहाँ से वेजिकल की फॉर्मेशन होती है तो ये लाइसोसोम भी बना सकता है। ये हमारे पास एक जो ट्रांसपोर्ट कर सकता है मटेरियल को, ट्रांसपोर्ट टू एक्सटीरियर ऑफ सेल, या ये क्या कर सकता है, इसको रिटेन कर सकता है इन दी सेल, या तो इसको सेल के अंदर रिटेन करेगा या बाहर ट्रांसपोर्ट कर देगा, या ये लाइसोसोम के तौर पे एक्ट करता है। तो इस साइड से क्योंकि इसकी फॉर्मेशन हो रही होती है इसलिए हम इसकी ये जो साइट है इस साइड को हम फॉर्मिंग फेस का नाम दे देते हैं। क्योंकि ये जो फॉर्मिंग फेस है ये इसकी कन्वेक्स साइड है इसलिए इसको हम कन्वेक्स फेस का नाम भी दे रहे होते हैं। और इसकी ये जो साइट है जिस साइड से इसकी ब्रेकडाउन हो रही होती है इस साइड को हम मैच्योरिंग फेस का नाम दे देते हैं, या हम इसको कनकेव फेस का नाम भी दे देते हैं। अब आ जाते हैं इसके फंक्शंस की तरफ। तो नॉर्मली हमारे पास ये 2 मेजर फंक्शन परफॉर्म करता है। एक तो ये क्या करता है कि सेल की जो सिक्रीशंस हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है। अब सिक्रीशन के लिए इसने 2 काम करने होते हैं। पहला जो ये काम करता है ये पैकेजिंग करता है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, और मटेरियल की पैकेजिंग के बाद उसकी क्या करनी होती है, प्रोसेसिंग करनी होती है। तो मटेरियल की ये पैकेजिंग और प्रोसेसिंग के बाद उसको क्या करता है, सिक्रीट कर देता है। दूसरा ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ये मॉडिफिकेशन ऑफ केमिकल करता है। मीन वो केमिकल जो केमिकल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं इसने उन केमिकल को मॉडिफाई करना है। जब मॉडिफाई करता है तो नॉर्मली ये कार्बोहाइड्रेट को ऐड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड्स आते हैं तो उन लिपिड्स के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड कर देगा। जब कार्बोहाइड्रेट्स ऐड हो जाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स आ रही हैं तो इन प्रोटीन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड कर देगा और इसकी कन्वर्जन हो जाएगी किसके अंदर, ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंदर। तो इस तरह से जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो सिक्रीशंस के अंदर और मॉडिफिकेशन ऑफ केमिकल्स के अंदर अपना रोल प्ले कर रहा होता है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो ऑर्गेनल है उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद डिस्कवरी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, स्ट्रक्चर के बाद हम इसके फंक्शन को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ऐसा ऑर्गेनल है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। द ऑर्गेनल प्रेजेंट इन सेल एंड प्रोवाइड एनर्जी। सेल के अंदर जितनी भी एनर्जी देनी होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा होता है। अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं तो डिस्कवरी के अंदर 2 साइंटिस्ट जो हैं वो इसका 2 साइंटिस्ट इसमें रोल प्ले करते हैं। एक अल्बर्ट कोलिकॉर है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था इन 1857। उसके बाद इसको नाम दिया था रिचर्ड अल्टमैन ने इन 1886। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो डबल मेम्ब्रेन होता है और 2 तरह से 2 माइक्रोस्कोप के नीचे हम इसको देख सकते हैं। अगर हम इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें फिलामेंट और रॉड लाइक अपीयर हो रहे होते हैं। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो है वो अपीयर होता है। बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होती है, अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो इनफोल्डिंग बनाती है। इन इनफोल्डिंग को हम नाम दे देते हैं कि ये इनफोल्डिंग क्या है, क्रिस्टा हैं। और ये जो क्रिस्टा है ये बेसिकली क्यों बनते हैं, ये इस इनर मेम्ब्रेन की जो इनर मेम्ब्रेन का जो सरफेस एरिया उसको इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो इसकी आउटर मेम्ब्रेन
और ये आउटर मेम्ब्रेन है ये स्मूथ है, और इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है ये स्मूथ नहीं है, ये अंदर की तरफ इनफोल्डिंग बना रही है। उस इनफोल्डिंग को हम नाम दे देते हैं कि ये क्रिस्टा है। और उसके बाद ये दो मेम्ब्रेन के दरमियान में स्पेस होती है, इसको हम इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस का नाम देते हैं, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। और इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ पार्टिकल्स अटैच होते हैं। इन पार्टिकल को पहले F1 पार्टिकल का नाम दिया गया था, और ये वही पार्टिकल्स होते हैं जो ATP फॉर्मेशन के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो पहले इनको, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर नॉब लाइक था, इसलिए इसको नाम दे दिया गया कि F1 पार्टिकल्स हैं। लेटर फेजेस के अंदर फिर इसको ATP सिंथेज कहा गया। क्यों? क्योंकि ये ATP फॉर्मेशन के अंदर अपना रोल प्ले कर रहा होता है। इसके अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस होती है, उस लिक्विड सब्सटेंस को हम मैट्रिक्स का नाम दे रहे होते हैं। तो ये इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को डिस्कस करें तो ये जो मेजर फंक्शन परफॉर्म करता है, ये बेसिकली एक्सट्रैक्शन करता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी। कहाँ से ये एनर्जी की एक्सट्रैक्शन करता है? फ्रॉम फूड। फूड से ये एनर्जी की एक्सट्रैक्शन के बाद जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है, उस एनर्जी को स्टोर कर देता है ATP के अंदर। क्योंकि ये ATP की फॉर्मेशन कर रहा होता है, इसलिए हम इसको सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। क्योंकि सेल के अंदर ऑलमोस्ट जितनी भी एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया ने करनी होती है। और अगर हम डिस्कस करें कि इसका जो मैट्रिक्स है, इसके मैट्रिक्स के अंदर इसके अपने राइबोसोम पाए जाते हैं, और अपने राइबोसोम के साथ इसका अपना DNA भी होता है। तो क्योंकि इसके अपने राइबोसोम्स हैं, और ये जो राइबोसोम है ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की तरह के होते हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम पाए जाते हैं ये वैसे नहीं होते। क्योंकि इसका अपने राइबोसोम और DNA है, इसलिए हम इसको कह देते हैं कि हमारे पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल है। ये खुद से रेप्लिकेट कर सकता है। इसको रेप्लिकेट करने के लिए न्यूक्लियस की इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल के अंदर ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो ये था जी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट ऑर्गेनल है जी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम जिन कंटेंट को डिस्कस करेंगे, सिंपल इसकी डेफिनेशन करेंगे, इसकी डिस्कवरी को डिस्कस करेंगे, फिर हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर के बाद हम इसके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो हमारे पास बेसिकली क्या है? अ ग्रीन कलर्ड ऑर्गेनल that help in photosynthesis is called as क्लोरोप्लास्ट। अगर हम इसकी डिस्कवरी को डिस्कस करें तो इसकी जो डिस्कवरी है वो एंड्रियस शिम्पर ने की थी इन 1883। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो ये भी हमारे पास एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल है। एक इसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, दूसरी इसकी अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है। डिफरेंस ये है कि इसकी जो दोनों मेम्ब्रेन होती हैं, दोनों मेम्ब्रेन स्मूथ होती हैं, कोई भी मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग नहीं बना रही होती। तो डुअल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है। और इसका जो इंटरनल मटेरियल है, जो लिक्विड मटेरियल होता है, उसको हम स्ट्रोमा का नाम देते हैं। ये हमारे पास इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, इसकी ये इनर मेम्ब्रेन है, इसका लिक्विड जो मटेरियल है उसको हम स्ट्रोमा का नाम देते हैं। और स्ट्रोमा के अंदर ग्रेनम पाए जाते हैं। वो ग्रेनम की फॉर्मेशन कैसे होती है कि इस तरह एक पाइल बन जाता है सैक लाइक स्ट्रक्चर्स का। वो जो कंप्लीट पाइल है, उस पाइल को हम नाम दे देते हैं कि ये ग्रेनम है। और इसके अंदर जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम थैलाकाइड का नाम देते हैं। और ये जितने भी ग्रेनम होते हैं ये आपस में जुड़े होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। और हमारे पास ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसको हम ग्रेनम का नाम देते हैं। और एक ग्रेनम के अंदर मोर देन 50 जो थैलाकाइड है वो प्रेजेंट होती हैं।
और एक जो इसमें सैक-लाइक स्ट्रक्चर है, इस एक सैक-लाइक स्ट्रक्चर को हम थैलाकाइड का नाम दे रहे होते हैं। और थैलाकाइड ही वो पोजीशन है जहाँ पे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल आके अटैच होते हैं। तो थैलाकाइड इस तरह से होती है, इसकी इस सरफेस के ऊपर जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं इस मेम्ब्रेन की सरफेस पे वो अटैच होते हैं। और इसके अंदर यहाँ पे जो क्लोरोफिल पाया जाता है, उस क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है वो हीम ग्रुप की तरह का होता है। तो जिस तरह के हीमोग्लोबिन जो है उसका स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है, वहाँ पे जो हीम ग्रुप है उसके सेंटर में आयरन होता है और इसके सेंटर में मैग्नीशियम होता है। और इसके अलावा इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, कुछ हम कहते हैं राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम के साथ इसका जो डीएनए है अपना डीएनए भी होता है। इट मीन्स के माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसके पास भी राइबोसोम है, और जो राइबोसोम है ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की तरह होते हैं, और इसके अंदर डीएनए भी है। क्योंकि इसका अपना डीएनए और इसके अपने राइबोसोम प्रेजेंट हैं, इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं कि ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल है। जिस तरह हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रेप्लिकेट कर रहा होता है, इसी तरह ये भी अब रेप्लिकेट कर रहा होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।